सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ FFT। तो यार आज हम कुछ अलग कंटेंट लेके आए हैं। लाइक जो भी आपका वाई वाई टाइम चल रहा है एक्सटर्नल का, उसके रिलेटेड हम आज बात करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट PSLP की। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं हर एक यूनिट वाइज हर एक चीज़ को तोड़ूंगा, तो ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ, देखो वैसे तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर क्या पूछने वाला है, या फिर उसके बाकी सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टाइम क्या पूछे। ठीक है, कभी कभार ये भी होता है, रियल लाइफ में बता रहा हूँ एकदम। कभी कभार होता है कि टीचर्स ऐसी इधर उधर की बातें करके एक दो क्वेश्चन करके पूछ देते हैं, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर्स एकदम डीपली आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या होता है, ये लिख के दिखाओ, या फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे आपको तब भी ध्यान देना है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक्सटर्नल में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एंड सेम की तैयारी करने जा रहे होते हो, तब आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका होता है। तो कभी भी एक्सटर्नल में ऐसे खाली दिमाग नहीं आएगा कि यार जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहले से अगर थोड़ा प्रिपेयर करके जाओगे, तो आपका आगे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो आगे जब हम जाएंगे एंड टर्म में, तो एंड टर्म का पढ़ने से पहले भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा, है ना। तो चलो, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, PSLP की, तो देखो सबसे पहला अगर बात करी जाए तो मेरे हिसाब से वो तुमसे क्या पूछ सकते हैं, बेस थ्योरम क्या होती है। काफी बेसिक क्वेश्चन है। बेस थ्योरम क्या होती है, और तो और इसका फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला, फॉर्मूला में ये भी आपको पता होना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही होती है। क्या लग रहा होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, ओके। और उसके बाद अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, है ना। और यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे के सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपको 11th क्लास का याद होगा, कौन सा, 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट्स, तो उसके अंदर यही सब चीज़ें थी, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होता है या 11th क्लास में पढ़ा होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सेकेंडली आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं दो तरीके के, हाँ या ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब दो तरीके के होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर करना कि आप इसको पढ़ के जाओ। ठीक है, काफी इजी चीज है, तो ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है ना। अगर मैं और बात करूं तो आपसे बात की जा सकती है डेंसिटी फंक्शंस की। ठीक है, डेंसिटी फंक्शंस की, डेंसिटी फंक्शंस। अच्छा, अब बहुत ही कम चांसेस क्या है, देखो अब सारे, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, देखो अगर आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है, वेरियांस होता है, क्या होता है। ठीक है, और मीन, वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना, टीचर का एकदम दिमाग घूम जाता है, वो एकदम बेसिक पूछना शुरू कर देता है। तो पता सब कुछ होना चाहिए देखो। उसके बाद मैंने आपसे बता दिया मीन, वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब तो देखना ही देखना है। और तो और, अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा जो इनका फेवरेट होता है, वो होता है पॉइजन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। बायनोमियल बताओ कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और हम कब कहाँ कैसे यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। मैंने जब आपको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और तो और लॉगरिथमिक एक आता है, एक्सपोनेंशियल। हाँ, एक्सपोनेंशियल की भी बात कर लेते हैं कभी कभार वो लोग, कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। बट जहां तक है, कभी कभार कुछ टीचर क्या होता है, जब इनका दिमाग घूम जाता है या फिर कभी कोई उनको चीजें पूछनी होती हैं, तो वो कभी कभार क्या करते हैं, जब बच्चे को फंसाना होता है, तो वो इरलैंग और गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ लेते हैं, है ना। चांसेस कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है चांसेस। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी रीड करनी है। थ्योरी कैसे रीड करनी है, आजकल काफी आसान है। आप क्या करो, गूगल तो कम ही लोग करते हैं, चैट जीपीटी करो, चैट जीपीटी पे ढूंढो कि भाई इससे रिलेटेड मुझे जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे वाइवा के थ्रू मुझे इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड सारी सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी चीज। तो ये था आपका यूनिट 1 का सारा पूरा समरी। अब देखो यूनिट 2, यूनिट 2 की बात करूं, तो यूनिट 2 से जहां तक मुझे लगता है कि
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आता ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो भी जॉइंट वाली, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता ही होनी चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बट सबसे बेसिक, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। आपको अच्छे से डिफाइन करने आना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है बट पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पूछेंगे नहीं, पूछेंगे। अच्छा, और तो और वो ये भी पूछ सकते हैं कि कोवेरियंस क्या होता है। कोवेरियंस क्या होता है आप इसके बारे में बताओ, है ना। को रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बताओ। ठीक है, किस किस तरीके से फॉर्मूला होता है इनका, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यही बेसिक बेसिक चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करता क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, सजेस्ट कम करूंगा कि आप इसका फॉर्मूला देख के जाओ, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे कैसे वर्क करता है और क्या, क्योंकि फॉर्मूले इसके तो बहुत सारे हैं। मेन मेन चीजों को याद कर जाना, बाइनोमियल, पॉइजन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो इन्हीं बेसिक बेसिक वालों के एमजीएफ वाले फंक्शन देख जाना, बाकी कोई जरूरत है नहीं ज्यादा। ठीक है, और पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक क्या होती है, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट और भी जो मेरे दिमाग में आती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में आपसे जरूर चर्चा हो सकती है आपके वाइवा क्वेश्चंस में। यूनिट 2 से अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ना कि अगर आपसे एग्जाम्पल आप दे के समझा पाओ, तो वो काफी अच्छी चीज होगी और वो अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगी टुवर्ड्स द एक्सटर्नल। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3, यूनिट 3 में सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि यार टेस्टिंग करते क्यों है। ठीक है, टेस्टिंग होती क्यों है ना। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों, हाइपोथेसिस मतलब एक तरीके से बात यही हो गई कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की क्यों जाती है ना। और तो और हम कौन कौन से, मतलब जो इनके क्लासिफिकेशन है ना, आपको याद होगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्टिंग के, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्लासिफिकेशंस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और पैरामीट्रिक, जैसे मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, और तो और नॉन पैरामीट्रिक में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। कभी कभार जैसे हमारा वो वाला क्या नाम है उसको, चाय स्क्वायर टेस्ट है, वो दो जगह आता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वो क्या परफॉर्म कर रहा है चीजें और वहां पे क्या परफॉर्म कर रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। और क्या क्या उनमें डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, बट आपको क्या करना है, उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब आपके पास बारी आती है कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होता है। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, वैसे मैं आपको बहुत रियलिटी की बात बताऊं, तो यूनिट 3 से आपके पास क्वेश्चंस कम आएंगे, आएंगे भी तो क्लासिफिकेशन बताओ, और तो और फॉर्मूला बेसिक बेसिक पूछा सकता है, बट बहुत एडवांस में जाने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यार यूनिट बहुत बड़ी है, या मैं एंड सेम के लिए तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, अभी वाइवा के लिए भी तो सारा पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 से मेरे ख्याल से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने पढ़ लिया, रिग्रेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। रिग्रेशन, और तो और कोरिलेशन की तो हमने बात कर ही ली है। तो रिग्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे ये हमारा काम करता है। ठीक है, कौन कौन से रिग्रेशन होते हैं, सिंपल, लीनियर, और सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो यही मेरे हिसाब से यूनिट 3 के लिए इनफ होगा फॉर वाइवा। यूनिट 4 की बात की जाए, तो यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 4 के अंदर सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको अगर सीधी सिंपल बात बताऊं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम करते क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम कैसे सॉल्व करते हैं चीजों को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो यही बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे
ग्राफिकल मेथड, ये सब तो आपका बहुत ही बेसिक, जो 12th क्लास में आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ के आते हो वही वाली चीजें क्या पता वो पूछ ले। बट मेनली जो इस साल उन्हें पता होती है कि यही दोनों चीजें मेन है, तो वो आपसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, कैसे आप उसको डील करते हो, या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, कैसे आप उसको डील करते हो, इन चीजों के बारे में वो आपसे पूछ सकता है या फिर पूछ सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो यार देखो, एक्सटर्नल जब भी आए तो एक चीज तो होती है परफॉर्म करने वाली, है ना। तो आपने क्या किया होता है, पीएसएलपी की लैब में जाके बहुत सारी चीजें परफॉर्म की होती हैं, वो चीज तो अलग है, परफॉर्म सब कर लेते हैं, ये भी आपको पता है कैसे कर लेते हैं, बस अब मुंह मत खुलवाओ। ठीक है, तो परफॉर्म तो कर लेते हैं, बट अब बात आती है वाइवा की, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग कहते हैं कि जो भी आपने शीट पे लिखा है वही आपके लिए मेन है, बट जो इंप्रेशन आपको एक्सटर्नल के आगे बनाना है वो आप वाइवा से ही बना सकते हो। तो मेक श्योर ये करो कि वाइवा जो भी पढ़ के जाओ, डीपली पढ़ के जाओ, और यूनिट 1 और यूनिट 2 तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है पीएसएलपी में कि आपसे यूनिट 1 और यूनिट 2 से ही सवाल मिले, बट ऐसा नहीं है कि यूनिट 3 और यूनिट 4 से सवाल मिलेंगे ही नहीं। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है ना, और उसके क्लासिफिकेशन क्या है, पैरामीट्रिक में कौन कौन से आते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में कौन कौन से आते हैं, और तो और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कौन सी होती है, असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन सी होती है ना। और जो हमारा चाय स्क्वायर टेस्ट है, वो जो 2 जगह आता है ना, तो उसके अंदर भी क्या डिफरेंस है, वो 2 जगह क्यों आ रहा है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। और कौन सी चीज किस में गिवन होती है, तब हम किस में सॉल्व कर सकते हैं टेस्टिंग में। तो ये कुछ बेसिक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो एक्सटर्नल देने और आपको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा हुआ क्यों या फिर हो क्यों रहा है। तो बेसिक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार चांसेस हो सकते हैं कि आपसे चीजें डीपली पूछी जा सके। ठीक है, उन्हें पता है कि टेस्टिंग से बच्चे बहुत बचते हैं, और ये हकीकत है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि बच्चों को पसंद आता है पॉइजन और बायनोमियल, ये करवा लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करवा लो बस। और हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। तो बस यही आपकी चीजें हैं जो आपको पूरे के पूरे वाइवा के अकॉर्डिंगली यहाँ पे, मतलब उस टाइम आपको यही याद रखना है, जो चीजें मैंने बताई इन सब के बारे में जरूर पढ़ के जाना। बेसिक मत भूलना, जैसे रैंडम वेरिएबल, मीन वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और आप ये मान लो कि रैंडम और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर होता है, बेस थ्योरम क्या होती है, बेस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला उसका जरूर याद करके जाना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये भी देखते हुए जाना। ठीक है, काफी काफी ज्यादा इजी है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इतना पढ़ जाओगे तो इतना तो मेक श्योर कर जाओगे कि बिल्कुल खाली नहीं बैठने वाले हो वाइवा के अंदर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।